एक कीहोल सर्जरी जो होता था 30-40 साल से चालू है, जिसमें हम छोटे छेद करके इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कीहोल के थ्रू ऑपरेशन करते थे। रोबोट जो है, जो डिवाइस है, पेशेंट के बाजू में रहता है और सर्जन थोड़ा दूर बैठ के कंसोल में देख के ऑपरेशन करता है। तो इसमें 2 सर्जन लगते हैं, एक बेड साइड पे रहता है, एक कंसोल पे रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। एक कंपनी का बहुत अच्छा मार्केटिंग था 25 साल पहले, ये रोबोट ऑपरेशन करेगा। रोबोटिक सर्जरी में एक बड़ा रिस्क जो है कि रोबोट बंद पड़ सकता है क्या। यहाँ पे अभी तक कितने रोबोटिक सर्जरी हुए हैं? हमारे इधर लगभग अभी 300 350 रोबोटिक सर्जरी हुए पिछले 2-3 साल में। मैं सब जगह जाता हूँ ऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड, और मैं एक कह सकता हूँ कि हेल्थ केयर इंडिया में सबसे अच्छा है। तो आपके हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए? दिन में 1.5 से 2 लीटर मैक्सिमम, 1.5 उससे से? ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन समझती है इतना कि कितने लकी है कि इतना इजीली हेल्थ केयर मिलता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर आप सभी का सेहत की बात इस स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत की बात इस सीरीज में हम बात करते हैं आपकी सेहत की, उसी के साथ हेल्थ इंडस्ट्री में आने वाले नए नए बदलाव और टेक्नोलॉजी के। वी ऑल्सो मीट विद द हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम द हेल्थ इंडस्ट्री एंड ट्राई टू मेक एंड क्रिएट द चेंजेस and the awareness in health. We also meet the health expert from the health industry and try to make and create the health awareness. आज की सेहत के बाद इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द रोबोटिक सर्जरी इन यूरोलॉजी इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक पे हमें गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है द हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम द क्लिनिकल हॉस्पिटल डॉक्टर प्रदीप राव। डॉक्टर प्रदीप राव, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट रेनल साइंसेज फ्रॉम द क्लिनिकल हॉस्पिटल मुंबई, 17 वर्षों से भी अधिक वर्षों का अनुभव, रोबोटिक सर्जरी, एंडोयूरोलॉजी और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों में गहरे विशेषज्ञ। आइए उनका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेहत की बात की। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेहत की बात विद डॉक्टर प्रदीप राव। डॉक्टर सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नव भारत पे। धन्यवाद। और पहला प्रश्न, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। ग्रेट। तो सर शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, दैट इज सेहत की बात इन रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न निकाले हैं सर जो आसान होंगे व्यूवर्स के लिए भी समझने के लिए, और लाइक वी विल गो फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस नॉलेज। श्योर। सर सबसे पहला प्रश्न, यूरोलॉजी लाइक रोबोटिक सर्जरी इन यूरोलॉजी होता क्या है? और जैसे हम लोग सुनते हैं कि पारंपरिक एक हमारी सर्जरी की टेक्निक है, सो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो क्या है? ये रोबोट जो बोलते हैं सर्जरी में जो हम वापरते हैं, ये एक्चुअली एक मिसनोमर है। ये रोबोट नहीं है, एक एडवांस्ड मशीन है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो सर्जन कंसोल पे बैठता है और इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करता है। बट ये रोबोट के नाम पे इतना अच्छा मार्केटिंग हुआ है, इसको पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है। ये लेजर जैसा टर्म हो गया कि रोबोटिक करने का। एक्चुअली रोबोट इज अ वेरी एडवांस्ड मशीन जिसमें हमको जो डिग्रीज ऑफ मूवमेंट मिलता है इंस्ट्रूमेंट में, जो लेप्रोस्कोपी में नहीं मिलते थे। एक कीहोल सर्जरी जो होता था 30-40 साल से चालू है, जिसमें हम छोटे छेद करके इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कीहोल के थ्रू ऑपरेशन करते थे, तो बड़ा कुछ टाका चिरफाड़ नहीं होता था। यही कीहोल सर्जरी हम रोबोटिक के थ्रू कर सकते हैं, जहां रोबोट जो है, जो डिवाइस है, पेशेंट के बाजू में रहता है और सर्जन थोड़ा दूर बैठ के कंसोल में देख के ऑपरेशन करता है। सो इसमें 2 सर्जन लगते हैं, एक बेड साइड पे रहता है, एक कंसोल पे रहता है। कंसोल वाला सर्जन एक्चुअली ऑपरेशन करता है, बेड साइड वाला उनको असिस्ट करता है। ओके, सो फ्रॉम योर आंसर डॉक्टर मुझे जो समझ में आया कि इट्स नॉट अ रोबोट, इट्स अ डिवाइस। इट्स ए मास्टर स्लेव सिस्टम जो बोलते हैं, उसे जो बोलते हैं। मैं मास्टर हूँ वो मेरा स्लेव है, लेकिन मैं उससे जो कर सकता हूँ उसमें एडवांटेजेस है जो पहले के ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में नहीं रहते थे। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर एंड दी टेक्नोलॉजी। करेक्ट। ग्रेट। आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि कौन सी ऐसी यूरोलॉजी की बीमारियां हैं जिनमें ये सजेस्ट करते हैं या ये जो रोबोटिक सर्जरी है वो होती है? ये ज्यादातर कैंसर सर्जरी में होता है। ओके। प्रोस्टेट कैंसर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था इसका। किडनी कैंसर में जब भी किडनी बचाना चाहिए, ब्लैडर कैंसर में नया ब्लैडर बनाने के लिए, टेस्टिकुलर कैंसर में जब भी, या पिनाइल कैंसर में जब भी स्प्रेड होता है तभी लिम्फ नोड निकालने के लिए, ये सब एप्लीकेशंस है रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी कैंसर में। इसके एडिशन हमारे पास काफी रिकंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस है जो लेप्रोस्कोपी में बहुत कठिन होते थे, सुचरिंग करने का, टाका लगाने का, जो अभी रोबोटिक से आसान हो गए। इसमें सबसे ज्यादा महत्व है ट्रांसप्लांट। ओके। किडनी ट्रांसप्लांट हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं।
हमारा टीम अभी तक महाराष्ट्र में एक ही टीम है जो करता है किडनी ट्रांसप्लांट रेगुलर रोबोटिक। हमने काफ़ी हो गए, अभी 7-8 साल से हम कर रहे हैं, और ये एक यूनिक सर्जरी है जो हमारे हॉस्पिटल में होता है। Okay, so mostly in cancer treatment we use this robotic यस। surgery. So कौन से ऐसे benefits है इस सर्जरी से जो पेशेंट को मिलते हैं? Like can we like count in the numbers 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे benefits हम है? लोग से प्रोस्टेट कैंसर का जैसे जब भी हम बोलते हैं, इसमें हमारा 3 जो रहता है एम्स रहते हैं सर्जरी के। जो एक है कैंसर कंट्रोल, Okay. उसमें रोबोटिक सर्जरी और कन्वेंशनल सर्जरी जो पारंपरिक सर्जरी होती थी दोनों एक ही है। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट जो चीज है प्रोस्टेट कैंसर में, एक है यूरिन का कंट्रोल और दूसरा है उनका सेक्सुअल फंक्शन रिस्टोर करना। ये 2 चीज रोबोटिक सर्जरी से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं पारंपरिक सर्जरी से। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि तीनों आउटकम अगर आपको चाहिए तो रोबोटिक सर्जरी से मिल सकती है। So, being a non-medical background और for the viewers जो non-medical है उनके मन में यही प्रश्न रहता है कि क्या ये सर्जरी सेफ है या नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स है क्या? तो रिस्क फैक्टर कोई भी सर्जरी में है, आपके लाइफ में भी रिस्क फैक्टर है। आप रोड क्रॉस करते हैं, रिस्क फैक्टर है। Yes. तो आप जांच लेंगे कि अभी सिग्नल रेड है, अभी मैं क्रॉस कर सकता हूँ, सेफ है। ऐसा ही हम लोग भी कोई भी पेशेंट को सर्जरी लेने के पहले उनका सब ब्लड टेस्ट करते हैं, सब जांच करते हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट कलीग को दिखाते हैं। अगर हमको लगा सब सेफ है तो ही हम सर्जरी के लिए ले लेंगे। अनलेस इमरजेंसी है तभी रिस्क भी लेना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी, मोस्ट ऑफ दी कैंसर सर्जरी इलेक्टिव सर्जरी रहते हैं, Okay. हम प्लान करके कर सकते हैं, तो पेशेंट को एकदम फिट करके ले लेते हैं, तो रिस्क ऑफ सर्जरी एकदम कम हो जाता है। So कोई चेकलिस्ट रहती है आपकी इसके लिए हाँ, हमारे स्पेशली? चेकलिस्ट है, व्हाट आर वो द चेकलिस्ट उसके उसमें लिए? ब्लड टेस्ट है, Okay. ईसीजी है, 2D एको है, कोई फिजिशियन देख लेगा उनको, ये सब देखेंगे और बोलेंगे कि ये सब नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल है, तो हम दवाई देख के ठीक कर लेते हैं, बाद में ही सर्जरी के लिए लेते हैं। यानी कोई भी सर्जरी हो, नॉर्मल हो या रोबोटिक सर्जरी, कोई, ये सब फर्स्ट सर्जरी में चेकलिस्ट चेकलिस्ट होती है होती है, और सब एक ही कुछ है, होता है एक और ही है। रिस्क फैक्टर जो है वो भी बताए जाते हैं। हाँ, सर रिस्क फैक्टर्स कहेंगे तो वो कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर्स इसमें? नो, एक है एडवांस्ड एज के साथ, एक प्रोस्टेट कैंसर ओल्डर पेशेंट में होता है, तो उनका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है। कोई बहुत छोटे बच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज्यादा रहता है। और अगर डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ये सब हमको संभाल के देखना पड़ता है, तो ये भी ज्यादा रिस्क फैक्टर है। हम लोग केयर लेते हैं कि ये रिस्क फैक्टर सबसे मिनिमाइज हो जाए, बाद में ही ऑपरेशन के लिए यानी लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स है बट फिर भी हाँ, यानी कि मेडिकल डायबिटीज गाइडेंस के कंट्रोल में अंदर करो, यस ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लो, कंट्रोल में तो करो। ही ऑपरेशन में ले सकते हैं। सो मोस्टली ना गूगल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये सर्जरी मशीन से होती है ऐसे? नहीं, मैं इसलिए मैंने बोला, ये कंपनी का बहुत अच्छा मार्केटिंग था 25 साल पहले कि ये रोबोट ऑपरेशन करेगा। ये मशीन है, मास्टर स्लेव सिस्टम है, उसको मास्टर चाहिए जो एक्चुअली ऑपरेशन करता है। मैं कंसोल पे बैठ के कंट्रोल करता हूँ आर्म्स। रोबोट को कोई ये इंटेलिजेंट इनपुट नहीं, वो मेरा इनपुट है जो मैं करता हूँ, उसका खुद का ब्रेन नहीं है। हो सकता है आगे जाके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐसे रोबोट्स आ जाए जो खुद ऑपरेशन कर पाएंगे, बट आज तक तो नहीं है। डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस बहुत है इस फील्ड में, क्या कहेंगे रोबोटिक सर्जरी आज भारत में किस तरह से काम करी है और उसका सक्सेस रेट कितना है? सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है। ज्यादातर इंडिया में लगभग 150 रोबोट है अभी अक्रॉस द ओके, कंट्री। 150 रोबोट 150 इन रोबोट है, हाँ। अक्रॉस द कंट्री, ओके। तो काफ़ी रोबोटिक सर्जरी होता है इंडिया में, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ही अच्छा है। प्रोस्टेट कैंसर में तो रोबोटिक ही होता है आजकल सर्जरी, ओपन सर्जरी कोई करता नहीं है इसमें, और लेप्रोस्कोपी जो करने वाले बहुत कम है। रोबोटिक सर्जरी में एक बड़ा रिस्क जो है कि रोबोट बंद पड़ सकता है क्या। ये हमारा जो इंट्यूटिव कंपनी का रोबोट हम ज्यादातर जो यूज करते हैं, उसका डाउन टाइम बहुत कम रहता है। ओके, बहुत रेयर है कि रोबोट मशीन फेलियर हो जाएगा और आप रेगुलर सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एडवांटेज है, हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है लेप्रोस्कोपी में, तो अगर रोबोट फेल भी हो जाए तो हम लोग लेप्रोस्कोपी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो एक ही रिस्क फैक्टर है, जगह अगर आपका सर्जन इतना एक्सपीरियंस नहीं हो लेप्रोस्कोपी में, जैसा होता है काफी लोग डायरेक्टली ओपन सर्जरी रोबोटिक सर्जरी में जाते हैं, तो उनको रोबोटिक सर्जरी, अगर रोबोट खराब हो गया तो उनको लेप्रोस्कोपी नहीं करना होगा। लेकिन ये लोग एक्सपीरियंस्ड ओपन सर्जरी थे तो कन्वेंशनल सर्जरी के कर दें। तो हम लोगों को आपने ये जैसे ज्यादा आंसर फर्क में नहीं अभी पड़ता। कहा कि बहुत से लोग रोबोटिक सर्जरी के लिए जाते हैं, Right. बट बीइंग अ डॉक्टर आप किन्हें ये सजेस्ट या रिकमेंड करते हो कि इन पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए? देखो,
जिसको प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी चाहिए आजकल, उनका रोबोटिक ही होता है। ओके, ओपन सर्जरी का करने वाले बहुत कम है। बहुत कम, राइट। किडनी कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है। अगर मैं रोबोटिक बहुत अच्छा करता हूँ तो रोबोटिक करूंगा। अगर कोई सीनियर सर्जन हो जिसको रोबोटिक में एक्सपीरियंस ना हो, तो वो ओपन सर्जरी करेगा। तो वो पेशेंट की मर्जी। अगर आपको वही सर्जन चाहिए और वो ओपन सर्जरी में अच्छा है, तो उनसे ओपन करा दो। लेकिन आपको एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के चाहिए तो रोबोटिक सर्जन के पास जाओ। आई थिंक बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे तो वी एक है कैन, की होल सर्जरी, तो आप जल्दी काम पे वापस जाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, कोई स्कार नहीं रहेगा, कोई राइट, छेद नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं कुछ। लेडीज के लिए कॉस्मेसिस अच्छा है, दिखता है अच्छा। अगर हम ट्रांसप्लांट का देखें तो ट्रांसप्लांट में कॉस्मेसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसप्लांट में जो ओबीस पेशेंट है, जो जिनका वेट ज्यादा है या डायबिटिक है, इनमें रोबोटिक सर्जरी से बहुत फायदा है, क्योंकि अच्छा, वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत कम है। राइट, डायबिटिक पेशेंट है हाँ, उनके तो लिए, राइट, वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत कम है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं आप रोबोटिक सर्जरी में जाओ। लेकिन जो पतले पेशेंट है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको रोबोटिक अच्छा होगा, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा ओपन के ऊपर। और रोबोटिक में थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ जाता है, तो हम पेशेंट को ऑफर करते हैं आप रोबोटिक भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पेन थोड़ा ज्यादा होता है ओपन में, लेकिन राइट। खर्चा थोड़ा कम होता है। तो सो उन्हें जैसे जो चाहिए उसके हिसाब से वो कर सकते हैं, बट वी रिकमेंड मोस्टली इन दी कैंसर पेशेंट, कैंसर एंड ट्रांसप्लांट नाउडेज। ट्रांसप्लांट पेशेंट। से क्लिनिकल हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है और क्या खासियत है? एक है कि हमारे पास जो रोबोट है सबसे लेटेस्ट वाला है, इंट्यूटिव एक्सआई। ओके, सो ये इसमें सब नमूने के सर्जरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। दूसरा है कि हमारा पूरा जो टीम है उसमें लैप्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 25 साल से। मैं तो देश में वन ऑफ द अर्लीस्ट एडॉप्टर ऑफ लैप्रोस्कोपी था कैंसर्स के लिए। तो इसलिए हमारा जो 20 साल का एक्सपीरियंस था लैप्रोस्कोपी में, शुरू करने के पहले रोबोटिक सर्जरी यहाँ हॉस्पिटल में, ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ हमारा रोबोटिक में ट्रांजिशन बहुत इजीली हुआ। ओह, तो हमारे आउटकम बहुत अच्छे हैं रोबोटिक सर्जरी में, कंपेयर टू समबडी जो ओपन सर्जरी डायरेक्ट रोबोटिक में कूदा है। तो उससे अच्छा तो हमारा आउटकम बहुत अच्छे रहते हैं। सक्सेस रेट अगर कुछ बताएं तो हो सकते हैं कुछ, यहाँ पे अभी तक कितने रोबोटिक सर्जरी हुए हैं और कैसे रहा हमारे है इधर लगभग सक्सेस? अभी 300 350 रोबोटिक सर्जरी हुए पिछले ओह, 2-3 साल में, ग्रेट। और रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। से क्या लगता है रोबोटिक सर्जरी आने वाले सालों में कैसे अहम होगी इन न्यूरोलॉजी? आज जो रोबोटिक एडॉप्शन जो रहता है, जो इस्तेमाल जो होता है रोबोटिक सर्जरी का, उसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन है कॉस्ट का। क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी जो है, कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है सर्जरी का, 10 से 15%। तो ये सब पेशेंट्स हमारे पेशेंट बेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको लैप्रोस्कोपी करते हैं जिनको रोबोटिक नहीं जमता है। आप मुझे पूछो तो आगे जाके 5 साल के बाद हम लोग ओपन सर्जरी तो ऑलमोस्ट करेंगे ही नहीं, सब रोबोटिक में जम जाएगा, बिकॉज एज रोबोटिक का प्राइस नीचे आते रहेगा और इंडियन रोबोट्स भी आ गए, कंपटीशन एक बार आ गया तो अभी 4-5-6 कंपनी का रोबोट मिलता है, तो कंपटीशन एक बार आता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अभी 30 साल के लिए ये एक कंपनी का मोनोपोली था, अभी वो मोनोपोली चला गया है, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट रैशनलाइज होते रहेंगे, और जब भी कॉस्ट नीचे आते हैं एडॉप्शन बढ़ जाता है। तो अब मुझे पूछो तो ऐसे हॉस्पिटल में 5 साल में ओपन सर्जरी तो बहुत कम हो जाएंगी, ज्यादातर सर रोबोटिक में मैंने हो जैसे जाएगी। स्टार्ट में ही कहा था आपका एक्सपीरियंस बहुत है, 17 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हेल्थ सेक्टर आपने वो पुराने वक्त का भी हेल्थ सेक्टर आपने देखा है, हेल्थ इंडस्ट्री आपने देखी है, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस 35 है। इयर्स हाँ, का एक्सपीरियंस है सर, सो बहुत हो गया, बहुत बड़ा है। सो यू हैव सीन दी हेल्थ इंडस्ट्री फ्रॉम 35 ईयर लास्ट। तो क्या कहेंगे कैसे चेंजेस आ रहे हैं और अभी की हेल्थ इंडस्ट्री कैसी है और हेल्थ सेक्टर कितना आगे जा रहा है, टेक्निक हो या इन एनी नहीं अदर वेज ऑब्वियसली, ऑल्सो? अभी आप, मैं सब जगह जाता हूँ ऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड, और मैं एक कह सकता हूँ कि हेल्थ केयर इंडिया में सबसे अच्छा है। एक्सेस टू हेल्थ केयर सबसे अच्छा है, एक्सेस टू डॉक्टर्स बहुत अच्छा है, आपको तुरंत सर्जरी मिल सकता है, तुरंत ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि इंडियन पॉपुलेशन समझती है इतना कि वो कितने लकी है कि इतना इजीली हेल्थ केयर मिलता है। आप कोई भी विदेश में जाओ, कुछ इमरजेंसी है, कुछ है, आपको 8-10 घंटा इमरजेंसी में रुकना पड़ता है, और इंडिया में तो आपको तुरंत डॉक्टर मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हेल्थ केयर इंडिया में बहुत अच्छा है, और अभी रोबोट और सब एडवांस्ड इक्विपमेंट मिलने से इट इज एट पार विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ का आप सर्जरी जो देखेंगे बॉम्बे में या दिल्ली में, इट इज एज गुड एज एनीवेयर इन अमेरिका और यूके. सो बहुत वेरी अच्छे से गुड गुड सिस्टम हो रहा फॉर है, हेल्थ यस। कैरियर. आऊँगी उसी टॉपिक पे, रोबोटिक सर्जरी। क्या कहेंगे व्यूअर्स के लिए या उन परिवारों के लिए कि जिनके मन में आज भी कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स है या शंका है कि हम रोबोटिक सर्जरी के लिए जाएँ या ना जाएँ? उनके लिए क्या मैसेज देना मैं तो चाहेंगे? बोलूँगा कि आप हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए. सर्जन का एक्सपीरियंस देख लो और करा लो, क्योंकि रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, सर्जन ही ऑपरेशन करता है. एंड यूजुअली ऑपरेशन जो सर्जन करते, ये जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं, वो सर्जन काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बिकॉज़ डॉक्टर थैंक यू. आपसे बात करके आज मुझे भी पता चल गया कि रोबोटिक सर्जरी बेनिफिट्स क्या-क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है और किन्हें रिकमेंड कर सकते हैं उसी के साथ। जाते-जाते एक लास्ट सवाल लूँगी कि कौन से ऐसे 5 टिप्स देना चाहेंगे कि जिनसे हमें जो यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बीमारियाँ है या डिजीज़ेज़ है, वो ना हो पाए। हेल्दी लाइफ हम कैसे जी पाएँ उसके लिए? आप रेगुलर चेकअप रखो, हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर करा लो. मेल पेशेंट्स में 45 के बाद पीएसए टेस्ट करा लो एवरी ईयर. एडिक्वेट पानी पियो 1.5 से 2 लीटर दिन में, क्योंकि हमारा गर्म कंट्री है, हॉट हॉट है और स्वेटिंग बहुत होता है. तो रिप्लेस द फ्लूइड्स. हेल्दी लाइफ जियो, हेल्दी फूड विच इज नेचुरल, नो आर्टिफिशियल फूड, नो प्रिजर्वेटिव्स. आई थिंक यू विल बी फाइन. एंड कोई ऐसे सिम्पटम्स या साइन जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? वी हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर इमीडिएटली। कोई भी पेशाब का प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस लगे, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो. मैंने जो देखा है इंडिया में, लोग इग्नोर बहुत टाइम करते हैं. सो मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स कौन से आते हैं आपके बार एक्सपीरियंस में? बार यूरिन में जाना, रात को उठना, बर्निंग होता है थोड़ा यूरिन में, लेडीज में थोड़ा यूरिन लीक होना. ये बहुत लेडीज कंप्लेन नहीं करते हैं. वी आर राइट। नॉट सीइंग देम, दे कम एट अ वेरी लेट स्टेज. तो जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लो तो अच्छा रहता है. थैंक यू सर। सो कोई एक ऐसी चीज़ जो एक मंत्रा आज आप देके जाएँगे? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा, यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स जो है, जो हाथ में इजीली नहीं लगते, सिर्फ एग्जामिनेशन से डॉक्टर नहीं समझ सकता है. तो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप लो, वंस ईयर सोनोग्राफी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन एडिशन ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी वंस ईयर इज मस्ट. सो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड व्यूअर्स के लिए मैं ये एक सवाल पूछूँगी कि हमें ना बहुत से कम बीमारियाँ पता रहती है। जैसे कि नॉर्मल जो फीवर से रिलेटेड रहती है या किडनी आए तो किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर सिरोसिस वगैरह। बट इन द यूरोलॉजी कौन सी ऐसी छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं जो दवाई से भी ठीक हो सकती है बट जो हमें पता नहीं है या इग्नोर होती है? नहीं, नॉर्मली छोटा स्टोन जो है निकल सकता है दवाई से. किडनी स्टोन। थोड़ा यूरिन का लीकेज है, आपको ओके। बार बार रात को उठना पड़ता है, दिन में बहुत बार जाना पड़ता है, ये सब दवाई से इजीली ट्रीट हो सकते हैं. आप यूरोलॉजिस्ट, लोकल यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, इसमें से ट्रीटमेंट हो जाएगा. बट दीज़ आर द सिम्पटम्स और साइंस है जो या इग्नोर नहीं करने एब्सोल्युटली. चाहिए। बट ओनली साइंस एंड सिम्टम्स आर नॉट इनफ. प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ये जब तक साइन आए तभी तक बहुत लेट हो जाता है. राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ एनुअल चेकअप करो, तो ये जल्दी मालूम पड़ेगा. सो और और कोई जब प्रिवेंटेशन इसके लिए? एक ऐसी नहीं, प्रिवेंटेशन चेकअप? हेल्दी फूड, रेगुलर वाटर ड्रिंकिंग एंड वंस ईयर चेकअप. आपके हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए? दिन में 1.5 से 2 लीटर मैक्सिमम, 1.5 उससे से ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए. ओके, 1.5 हाँ. से 2 लीटर। या. हम लोग 4 लीटर, 5 लीटर सुनते हैं सो जरूरत ही नहीं है, कभी जरूरत नहीं है. डेढ़ ओके। से 2 लीटर मैक्सिमम पीना ओके, तो अच्छा पानी पीना है और सेहत अच्छी रखनी है चाहिए. हाँ. एंड द चेकअप। दीज़ आर यस. द मेन 3 थिंग्स। एब्सोल्युटली. व्यूअर्स आप भी बताना कि आपको ये आज का एपिसोड कैसे लगा? उसी के साथ आज का जो हेल्थ अवेयरनेस था, द रोबोटिक सर्जरी इन यूरोलॉजी, ये भी आपको कैसे लगी? ऐसी और मुलाकातों के साथ और एपिसोड के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से। धन्यवाद।